एक्सेल के एम ड्यूरेशन फंक्शन पर ये आपका त्वरित सारांश है। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि $100 की पार वैल्यू यानी अनुमानित मूल्य वाले किसी बॉन्ड की संशोधित मैकले अवधि निकालने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और यकीन मानिए, किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, इस फॉर्मूले को काम में लाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत होगी। सेटलमेंट की तारीख यानी जब आपने सिक्योरिटी खरीदी, मैच्योरिटी की तारीख, सालाना कूपन रेट, यील्ड और आपकी पेमेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको सालाना के लिए 1, छिमाही के लिए 2 और तिमाही के लिए 4 का इस्तेमाल करना है ना आसान। दूसरा, और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, एक्सेल में तारीखों को कभी भी सीधे टेक्स्ट की तरह टाइप मत कीजिएगा। हमेशा डेट फंक्शन का इस्तेमाल करें, जैसे डेट 2008-5-23। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सेल तारीखों को सीरियल नंबर की तरह प्रोसेस करता है। अगर आप सीधे टेक्स्ट डालेंगे ना, तो आपको वो परेशान करने वाला #value.error मिल जाएगा। और अंत में कुछ कॉमन गलतियों से बचना भी जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आप यील्ड या कूपन की वैल्यू माइनस में डाल देते हैं, कोई गलत फ्रीक्वेंसी नंबर चुन लेते हैं या फिर सेटलमेंट की तारीख मैच्योरिटी के बाद की डाल देते हैं, तो क्या होगा? फॉर्मूला तुरंत आपको #num_error दिखाएगा। तो इन चीजों का पक्का ध्यान रखें। इन सरल नियमों और सही डेटा इनपुट के साथ आप एक्सेल में किसी भी बॉन्ड के वित्तीय जोखिम का सटीक और बिना किसी एरर के विश्लेषण कर सकते हैं। नमस्कार, एक्सेल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल फंक्शन की, जिसका नाम है एम ड्यूरेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं। अगर कभी ये सोचा है कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नीचे होने से किसी बॉन्ड की कीमत पर क्या असर पड़ता है, तो समझिए ये फंक्शन बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देता है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। आज हम 4 स्टेप्स में इसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये एम ड्यूरेशन फंक्शन आखिर है क्या। फिर इसके फॉर्मूले के हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे। उसके बाद एक असली उदाहरण के साथ इसे चलाकर देखेंगे। और हाँ, आखिर में उन छोटी छोटी बातों पर भी गौर करेंगे जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये एम ड्यूरेशन फंक्शन करता क्या है, इसका काम क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे समझते हैं। ये फंक्शन आपको बस एक नंबर देता है और ये नंबर एक कहानी बताता है। कहानी ये है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 1% बदलता है, तो आपके बॉन्ड की कीमत कितने % बदल सकती है। मतलब ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क नापने में मदद करता है। बहुत काम की चीज है। चलिए अब इसके फॉर्मूले को, मतलब इसके सिंटैक्स को डिकोड करते हैं। इसके हर हिस्से को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी चीज गलत हुई तो जवाब सही नहीं आएगा। स्क्रीन पे देखिए, ये है इसका पूरा सिंटैक्स। इसमें कुल मिलाकर 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं। घबराइए नहीं, हम एक एक करके सबको आराम से समझेंगे। तो पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं तारीखें। सेटलमेंट मतलब वो तारीख जिस दिन सिक्योरिटी खरीदी या बेची गई, और मैच्योरिटी वो तारीख है जब उसकी म्याद पूरी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि एक्सेल में ये दोनों सही डेट फॉर्मेट में हों। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी फाइनेंशियल हिस्सों पर, कूपन और यील्ड। कूपन वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो बॉन्ड पर मिलता है, और यील्ड वो असल रिटर्न है जो उस बॉन्ड पर बाजार के हिसाब से मिल रहा है। अगला है फ्रीक्वेंसी, मतलब साल में कितनी बार कूपन का पेमेंट मिलता है। साल में 1 बार तो 1 लिखेंगे, 6 महीने में तो 2 और हर 3 महीने में तो 4। याद रखिएगा, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं चलेगा। और ये है हमारा आखिरी आर्ग्यूमेंट, बेसिस। ये ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसे भरें। ये बस ये तय करता है कि साल के दिनों की गिनती किस तरीके से की जाएगी। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नियम होते हैं। इस टेबल में बेसिस के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक्सेल को बता सकते हैं कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, और अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो कोई टेंशन नहीं, एक्सेल अपने आप 0 मानकर, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं, जिससे सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। तो ये है हमारे उदाहरण का डेटा। हमारे पास सेटलमेंट की तारीख है, मैच्योरिटी की तारीख है, 8% का कूपन रेट है, 9% की यील्ड है, फ्रीक्वेंसी साल में 2 बार की है, और बेसिस हमने 1 चुना है। अब इन सभी जानकारियों को जब हम एक्सेल में डालेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। हमने बस उन सेल्स का रेफरेंस दिया है जहां हमारा डेटा रखा हुआ है, यानी A2 से लेकर A7 तक। और ये आ गया हमारा जवाब, 5.736। अच्छा,
तो अब इस नंबर का क्या करें? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ जाता है तो इस खास बॉन्ड की कीमत करीब करीब 5.736% नीचे आ जाएगी। और इसका उल्टा भी सही है, अगर इंटरेस्ट रेट 1% गिरता है तो कीमत इतनी ही ऊपर चली जाएगी। तो ये नंबर क्या हुआ? ये हुआ रिस्क का मीटर। जितना बड़ा ये नंबर, समझिए उतना ही ज्यादा रिस्क है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं। चलिए जरा उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हो सकती हैं, ताकि फॉर्मूला हमेशा सही काम करे। सबसे ज्यादा गलतियां डेटा डालने में होती हैं। अगर तारीखें सही फॉर्मेट में नहीं है तो हैश वैल्यू एरर आएगा। अगर कूपन या यील्ड की वैल्यू माइनस में डाल दी या फिर सेटलमेंट की तारीख मैच्योरिटी के बाद की डाल दी तो हैश नम एरर आ जाएगा। इसी तरह हैश नम एरर तब भी आता है जब फ्रीक्वेंसी के लिए 1, 2 या 4 के अलावा कुछ और डाल दिया जाए। और बेसिस के लिए भी नंबर 0 और 4 के बीच ही होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब एम ड्यूरेशन फंक्शन की पूरी कहानी समझ आ गई है तो एक सवाल सोचने वाला है कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कोई अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फाइनेंशियल एनालिसिस में कैसे कर सकता है। सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये वाकई बड़े काम आ सकता है। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.